की क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? लास्ट क्लास में बिजनेस लेवल कर लिया था पूरा? बिजनेस लेवल तक सुनना था तुम लोगों से। हाँ जी, लास्ट में आप और उससे पहले वाली क्लासेस में एब्सेंट प्रेजेंट, तो वहां का कुछ बता देना। पढ़ा है? एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सिट डाउन। नाम क्या तुम्हारा? गोविंद। बताओ भाई, एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फर्स्ट डे तुम्हारा, बैठो। कितने बच्चों का फर्स्ट डे आज क्लास में? बैकलॉग कवर कर लिया? संडे को क्या किया फिर? अरे हाँ, 9 और 10 को तो कॉन्फ्रेंस थी। वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो ऑन करना ही भूल गई मैं। कैसा रहा तुम्हारा कॉन्फ्रेंस? बढ़िया था? खाने के अलावा क्या अच्छा था? हुआ क्या क्या था वहां पे? पूछ लेती ना, पूछते थोड़ी आती तो मैं, क्या हुआ था वहां पे? वो तो आएगा ही नहीं, पता था। वो कुछ सेशन इन बच्चों को समझ में आएंगे जो बाकी गए थे। तो पूरा एमसीसी पहुंचा हुआ था वहां पे? बच्चों में तो मोस्टली पहुंचे हुए थे। और कुछ कॉन्सर्ट वगैरह, कोई डांस वांस कुछ था? मतलब बोरिंग था। वो बिठा के रखने का तरीका था। परसों भी यही हुआ था? 2 दिन था ना? तो सीए फाइनल, जो सीए इंटर में ऑलरेडी बच्चे पास हो चुके हैं, उनको ज्यादा समझ में आ रहा था। कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूट देख लिया ना कैसे है? घूमने का मौका मिल गया, वहां पे टूर हो गया। 500 रुपये में 2 दिन का खाना तो हो ही गया, और कुछ नहीं था। खाना अच्छा था ना? बस 500 रुपये रिकवर हो गए। कोई बात नहीं। हाँ, नहीं, इंस्टीट्यूट के किसी भी फंक्शन या कॉन्सर्ट में कुछ भी हो, कितना ही बोरिंग हो, खाना अच्छा होता है। ये चीज मैंने हमेशा देखी है। चलो भाई, फिर पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो कौन पढ़कर आया है वो बता दो। 9 तारीख, 9-10 तारीख का तो फिर तुम लोगों का आज वो बनता है, एक दिन का तो बिना पढ़े वाला हिसाब, ग्रेस डे। चलो, तुम सुनाना चाहते हो तो, इच्छुक हो तो बता दो। क्या सुनाऊं आप बताओ, लिमिटेशंस बताओ।
business and negative impact on the operations of the business. It is difficult to clearly estimate the बैठ जा। क्लास में कितने बच्चे हिंदी मीडियम से आए हुए हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है, 6। कोई अजीब बात नहीं है बताने में, आए हैं तो आए हैं, सीधी सी बात है। नोट समझ में आए? पीडीएफ निकलवाया था। क्लास में कोई भी बात ना समझ में आए, कोई भी वर्ड ना समझ में आए, फ्री टू आस्क। कभी मत सोचना कोई क्या सोचेगा, तुम लोगों ने फीस दी है पूछने के लिए, तो कोई क्या सोचे डजेंट मैटर, फीस उन्होंने नहीं तुम्हारे हिस्से की, क्योंकि इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। मुझे ये बात परसों के क्लास में पता चला था, कि मुझे पता नहीं था कि क्लास में हिंदी मीडियम बच्चे हैं, मेरे साथ मैनेजमेंट से इतना कम्युनिकेट नहीं हुआ था इस बात में। परसों मुझे उसने बताया और आज मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि क्लास में वी हैव हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। तो जहाँ जो भी प्रॉब्लम हो पूछ लेना, जहाँ तुम्हें ज्यादा लगे कि बात इंग्लिश में होती जा रही है बोल देना, हम थोड़ा और हिंदी में आ जाएंगे, ठीक है? इतनी शुद्ध हिंदी नहीं है, पर दोनों साथ में मिलकर मैनेज कर लेंगे। थोड़ी अच्छी तुम करवा देना मेरी हिंदी, थोड़ी अच्छी हम तुम्हारी करवा देंगे इंग्लिश, ठीक है? धीरे बोलती हूँ मैं, हिंदी में बोलती हूँ मैं, धीरे तो नहीं बोलती हूँ, बहुत फास्ट बोलती हूँ क्योंकि ये बात मुझे होता है। तो अगर कभी किसी को ये भी लगे ना कि मैम बोलते बोलते बहुत ही फास्ट बोलने लग गई, शताब्दी एक्सप्रेस चल रही है, तो बता देना मेरे को तो चैप्टर रटे हुए हैं, क्योंकि और मेरी शताब्दी एक्सप्रेस चल भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। लड़कियां जब बोलने लगती है तो स्पीड का ध्यान नहीं रहता, इसलिए बता देना कि मैम धीरे, बहुत तेज हो गया, सब कुछ ऊपर से निकल रहा है। चलो हम लोग फटाफट से पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आज तुम में से कोई पढ़ के नहीं आया तो तुम्हें रिवीजन की बहुत जरूरत है आज की क्लास में। सबसे पहले हम लोग रिवीजन के अंदर चैप्टर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या था, है ना? स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन देखी थी। स्ट्रेटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस 3D। स्ट्रेटेजी लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट थी ऑर्गेनाइजेशन के 3D। ये 3D पेपर में लिखना नहीं है, ये 3D हमने याद करने के लिए किया था, क्योंकि पहला क्या था? डिजायर्ड इमेज, दूसरा, तीसरा डेस्टिनेशन, वेयर यू वांट टू बी, वेयर यू वांट टू। अगला था वर्ड हमारा स्ट्रेटेजीज, पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली। इसका मतलब क्या था कि कुछ हद तक आप अपनी चीजों को प्लान कर सकते हो और कुछ हद तक आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता था? रिएक्ट करना पड़ता था। हम लोग हमेशा जो सोचते हैं 100% वो चीज, हम लोग जब कुछ प्लान करते हैं तो एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, और एनवायरनमेंट में चेंज आने की वजह से हमें अपने आप को उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है? बदलना पड़ता है ना? एग्जाम्पल के तौर पे एयरटेल वगैरह की स्कीम चल रही थी 299 में 3G डेटा 28 डेज, 1 GB, सिर्फ 1 GB। अचानक से जियो ने आके सब कुछ अनलिमिटेड और जीरो किया, तो उन्होंने भी अपने प्लान को चेंज किया। तो पहले वो प्रोएक्टिव थे, सडनली उन्होंने सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद के प्लान चेंज करे, तो वो क्या बन गए? रिएक्टिव बन गए। तो फिर हमारे पास स्ट्रेटेजी पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, इट इज ब्लेंड ऑफ। ब्लेंड का मतलब क्या था? मिक्सचर, मिक्स होना। क्या था बेसिकली ब्लेंड का मतलब? मिक्सचर था दो चीजों का। वो दो चीजें कौन सी थी? प्रोएक्टिव होना और रिएक्टिव होना। तुम्हारे पास बुक आ गई? कैसे आ गई? अच्छा, आगे वाली बीकॉम क्लियर है तुम्हारा? मतलब डायरेक्ट सोर्स से बच्चे आ सकते हैं बिना फाउंडेशन क्लियर करे, पर उसके पहले 3 साल बीकॉम करनी पड़ती है, सीधा 12th के बाद नहीं आ सकते हैं। और लेकिन उसमें मार्क्स अच्छे आने जरूरी है, बीकॉम में कुछ होता है 55% आने कंपलसरी है। तो अगर ये क्लास में टेक्स्ट को समझ ले पहले दिन में और डाउट्स पूछ ले, तो ऐसे मोराल मत डाउन कर लेना कि इसे कैसे समझ में आ गया, हमें एक बारी में क्यों नहीं आया, क्योंकि ये बीकॉम में पढ़ चुकी है। ऐसा मेरे साथ हुआ था, जब मैं इंटर में थी, मैं डायरेक्टली 12th के बाद गई थी। तो मतलब ना ऐसे आसपास से बच्चे बहुत डाउट पूछते थे, और हमारे जो सर ने बोल दिया वही बात है, क्योंकि हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं। सर ने बोल दिया ये चीज ये है, तो ये चीज यही थी, बात खत्म। और बच्चे पूछे थे डाउट में, सोचते इनके दिमाग में आया कैसे, इस हद तक मैंने क्यों नहीं सोचा। बहुत नहीं सोचते भाई कई बारी,
फिर ना मुझे किसी ने बताया कि ये एमकॉम क्लियर है, मैंने कहा ओ फिर तो पूछ सकता है इसका क्या, वो बहुत कुछ पढ़ चुका है। मेरा कभी कभी सर को भी कर लेगा डिबेट, नहीं 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 सर हमने बुक में ऐसा नहीं पढ़ा था, ये पढ़ा था। फिर से तब से मैंने अपने दिमाग में सब सोचना बंद कर दिया कि जरूरी नहीं है तुमसे साथ वाले बैठे हुए बच्चे क्या पता बीकॉम एमकॉम पीएचडी सब कुछ करने के बाद सीए कर रहे हो। तो इसलिए अब ये कभी मोराल मत डाउन करना कि अगला इंसान ज्यादा क्यों पूछ रहा है और तुम कम क्यों। कई लोगों को ज्यादा सोचने की भी आदत होती है ना। तो दूसरों की बातों को लेकिन सुनना हमेशा ध्यान से, कि अपने कुछ ना कुछ फ्यूचर के डाउट्स पहले ही क्लियर हो जाते हैं। जिस लेवल तक हमारी सोच नहीं पहुंची होती ना, वो लेवल पहले ही क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलो फिर हम लोगों ने अगला पॉइंट क्या देखा, स्ट्रेटेजी पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव ब्लेंड है दो चीजों का। पहला पॉइंट क्या था, प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव कौन होता था, मैनेजर्स। प्रोएक्टिव ऑन दी पार्ट ऑफ का मतलब है प्रोएक्टिव कौन होता था, मैनेजर्स होते हैं। मैनेजर्स प्रोएक्टिव दो चीजों के लिए हो रहे थे, एक मार्केट के अंदर पोजीशन अच्छी करने के लिए और दूसरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मार्केट के अंदर आपकी पोजीशन कितनी अच्छी है वो देखने के लिए और आपकी कंपनी का फाइनेंस कितना अच्छा हो सकता है, इसलिए हम क्या करते थे, प्लान करते थे। सेकंड पॉइंट इसमें हमने क्या देखा था, रिएक्टिव। रिएक्टिव बेसिकली किसके लिए, अनएंटिसिपेटेड इवेंट। अनएंटिसिपेटेड मतलब वो चीजें जो आज तक आपने सोची नहीं है, और फ्रेश मार्केट कंडीशन मतलब मार्केट में कुछ बहुत ज्यादा क्या आ जाए, नया आ जाए। क्लियर। इसके बाद में अगला पॉइंट हमने कौन सा देखा था, ऐसे 12 से भी डायरेक्ट नहीं, 12 से डायरेक्टली नहीं जा सकते मृदुल। हमने अगला पॉइंट क्या देखा था इसके अंदर, मैनेजमेंट देखा था। मैनेजमेंट में दो शब्द थे, एक मैनेजमेंट का मतलब की ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स को मैनेज कर रहे थे, दूसरा मैनेजमेंट का मतलब क्या था। अगला पॉइंट हमने इसमें कौन सा देखा था, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन थी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्योंकि मैनेजमेंट लेवल पर काम होता था इसलिए लिखा था मैनेजेरियल प्रोसेस, मैनेजमेंट का प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजेरियल प्रोसेस। जिस प्रोसेस पे क्या हो रहा था, सबसे पहले हमने क्या बनाया था, विजन। सबसे पहले विजन, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर इम्प्लीमेंटेशन, इवेलुएट करके करेक्टिव एक्शन लिए थे जहां पे जरूरी था। क्लियर है। फिर हमने दो ऑब्जेक्टिव देखे थे। पहला ऑब्जेक्टिव था आपको प्रोवाइड करवाता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ओवरकम करवाता है आपके कॉम्पिटिटर्स से। सेकेंड पॉइंट था गाइड करता है टुवर्ड द चेंजेस इन एनवायरमेंट। फिर हमने इसके एडवांटेजेस देखे थे। एडवांटेजेस में वी वर हैविंग 7 पॉइंट्स। पहला पॉइंट था प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ बीइंग रिएक्टिव। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टीम ने क्या कहा था, अगर आप क्या होना चाहते हो, प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ बीइंग रिएक्टिव। तो जो डायरेक्शन हम आपको दे रहे हैं उसी में आपको अपने मिशन और गोल डिफाइन करने हैं। हमने आपको एक फ्रेमवर्क ऑफ डिसीजन दिया और डिसीजन था सब कुछ फ्री करने का, जिसकी वजह से क्या अचीव किया था, कोर कॉम्पिटेंस एंड कॉम्पिटिटिव। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा था, क्या एनहेंस करेगा, उन्होंने देखा बिजनेस की लॉन्गिटिविटी में दिक्कत आएगी तो उन्होंने क्या डेवलप किया, CDM कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप किया था फॉर देयर मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। उसके बाद में एबल हो गए तो फेस द फ्यूचर्स। फिर हमने कितना पॉइंट किया था, 4 लिमिटेशंस पढ़े थे। पहला लिमिटेशन था अनेबल टू क्लियरली एस्टिमेट आप अपने कॉम्पिटिटर के रिस्पॉन्स को अच्छे से एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, कॉम्पिटिटर्स क्या सोच रहे हैं तुम्हें क्लियरली कभी भी इस चीज का पता नहीं लगेगा। सेकेंड पॉइंट कॉस्टली, बहुत ज्यादा कॉस्टली, बहुत ज्यादा खर्चे ऐड होता था, क्योंकि हम किसको लेके आए थे, एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स ही एनालाइज कर रहे थे एनवायरनमेंट को, एक्सपर्ट ही प्लानिंग कर रहे थे और एक्सपर्ट ही इम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो हमारा खर्चा बढ़ता जा रहा था। फिर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत सारा टाइम लग रहा था प्लान करने में और कम्युनिकेट करने में, जिसकी वजह से दो चीजें हुई थी, इम्पीड हुआ था डे टू डे वर्क और इम्पैक्ट पड़ा था डेली रूटीन पे। फिर हमारे पास लास्ट पॉइंट था एनवायरमेंट इज टर्बुलेंट एंड डायनामिक इन नेचर। तो एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। फिर हमने देखा हमारे पास कितने लेवल थे, 3 लेवल से। फर्स्ट लेवल वाज कॉर्पोरेट, सेकेंड बिजनेस लेवल, थर्ड फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल जो डिसीजन किसके लिए ले रहा था, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो सबके लिए डिसीजन ले रहा था वो था कॉर्पोरेट लेवल। कॉर्पोरेट लेवल में कौन कौन थे, CEO,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे और सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव उस लेवल पे थे, जिसका काम था स्ट्रेटेजी पार्टिसिपेट करना डिसीजन मेकिंग के अंदर। रोल लिखे थे 6। पहला रोल ओवर, सबसे पहले देखा था कि स्ट्रेटेजी फॉर होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, allocating resources, देन providing leadership for implementing the policies. देन Yeah, Arjun, now share. Providing leadership. फिर अगला देखा था कौन सा लेवल था? बिजनेस लेवल, सेल्फ कंटेन्ड। हेड ऑफ द डिवीजन कौन थे? जनरल मैनेजर्स होते थे, जिनका काम था ट्रांसलेट करना। अब आ जाओ फंक्शनल लेवल पे। नोट्स किन किन बच्चों ने प्रिंट आउट करवा लिए? लिख लिए कोई भी, मतलब कुछ तो कर रहे हो ना। बाकी बच्चे फोन से नोट्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक न एक दिन तुम्हें प्रिंट आउट उन्हें करवाना ही है। मुझे पता है कई बच्चे वेट कर रहे, रिजल्ट आ जाएगा तो प्रिंट आउट करवा लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है ऐसा सोचना, सभी सोचते हैं। टिल दैट पॉइंट शेयर कर लो आपस में जिनके पास में नोट्स हैं। तुम बुक बीच में रख लो, तीनों पढ़ लेना उस बुक से। तुम्हारे पास बुक है? तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? अच्छा, फर्स्ट ग्रुप दे रखा है तुमने, मतलब हर सीट पे कुछ ना कुछ तो है ना। जहां नहीं है वहां फोन जिंदाबाद। बाकी मेरी स्क्रीन सामने चली रही है। अगला लेवल कौन सा पढ़ा हम लोगों ने? फंक्शनल लेवल। कौन सा लेवल है? देखो, फंक्शनल लेवल ना तो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करता है, डायरेक्टली तो नहीं करता, ठीक है, ना ही ये फंक्शनल लेवल तुम लोगों के लिए ओवरऑल बातें सोचता है। इस फंक्शनल लेवल का काम और भी ज्यादा कन्फाइंड है। कन्फाइंड का मतलब क्या होता है? लिमिटेड, छोटा। कॉर्पोरेट लेवल सबका सोच रहा था, बिजनेस लेवल थोड़ा कम सोच रहा था, फंक्शनल लेवल तो और भी कम सोचेगा, क्योंकि फंक्शनल लेवल का जिम्मेदारी सिर्फ उसका डिपार्टमेंट है। कॉर्पोरेट लेवल वाज थिंकिंग अबाउट पूरी कंपनी, पूरा का पूरी कंपनी के बारे में काम करना था। बिजनेस लेवल किसके बारे में देख रहा था? एक काम करो, बुक पीछे रख लो, ऐसा सर्कल में बैठ जाओ तुम। उसको दिक्कत हो रही है तुम्हारी बुक में झांकने में, क्योंकि कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसे बैठ जाओ, सब देख लोगे, ठीक है, थोड़ी शेयरिंग भी हो जाएगी। बच्चों के पास है तो वैसे आगे पीछे डिस्ट्रीब्यूट कर दो फिर। और स्कूल में देख पढ़ते थे ना सर्कल बना के, वैसे ही बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं जब तक नोट सबके पास ना है। बस क्लास के अंदर शांति मेंटेन रहनी चाहिए। अब देखो, बिजनेस लेवल सिर्फ अपने ब्रांड के बारे में सोच रहा था, फंक्शनल लेवल अकाउंट्स वाला सिर्फ अकाउंट्स के बारे में सोचेगा, आपका सेल्स वाला सिर्फ सेल्स के बारे में सोचेगा, प्रोडक्शन वाला सिर्फ प्रोडक्शन वाले का अकाउंट्स वाले से कोई मतलब नहीं है। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां और भी क्या होती जा रही है? कम। तो यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि ये जो रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ अपने ही ऑपरेशन के लिए होते हैं। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? ये रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर। तो ये जो रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सिर्फ और सिर्फ अपने स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन के लिए। ये सबके लिए जिम्मेदार नहीं है। जैसे कि एचआर वाला एचआर के लिए, परचेजिंग वाला परचेजिंग के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, कस्टमर सर्विस वाला उसके लिए, सो ऑन। क्लियर है? ये जिम्मेदार है, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक सिर्फ और सिर्फ डिवीजन को, और किसी का पार्ट ये नहीं है। ये फंक्शन जो किसी कंपनी या डिवीजन का पार्ट है, इसका मतलब इनके जिम्मेदारी का जो दायरा है, स्पेयर है, वो कन्फाइंड है। कन्फाइंड मतलब छोटा है। तो
ये गेट ना पूरा बंद करो, थोड़ी मेहनत लगती है पर हो जाता है। इसका मतलब इनकी स्फेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्फेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, इनका जो दायरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो कन्फाइंड है, कहां तक, खाली ऑर्गेनाइजेशन की एक एक्टिविटी तक। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे दो बातें तो पढ़ ली अभी तक में। पहली बात क्या लिखी थी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन, सिर्फ एक बिजनेस फंक्शन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल हैं। इनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्फेयर है वो कन्फाइंड है। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो रिस्पॉन्सिबल होने के अंदर अंदर दो बातें लिख दी। एक बात क्या लिख दी, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन, और दूसरी बात क्या बोल दी इन्होंने, रिस्पॉन्सिबल ऑफ, इनका स्फेयर भी क्या है, कन्फाइंड है। तो हमें यहाँ पे दो बातें लिख कर दी है। पहली बात क्या लिख के दी, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन के लिए, और दूसरी बात क्या लिख दी, कन्फाइंड है सिर्फ और सिर्फ अपने काम तक। लेकिन वही इन्होंने वेयर एज करके कंपैरिजन करा। वेयर एज का मतलब क्या होता है, कंपेयर। जब आप दो चीजों को आपस में कंपेयर करते हो तब आप कौन सा शब्द यूज करते हो, वेयर एज। लेकिन वहीं अगर जनरल मैनेजर्स को देखा जाए, जनरल मैनेजर दो लोग थे, कॉर्पोरेट भी और बिजनेस लेवल भी। कॉर्पोरेट लेवल को भी जनरल मैनेजर कहा था और बिजनेस लेवल को भी। वहीं अगर जनरल मैनेजर्स को देखा जाए तो इनका काम है ओवरसी ऑपरेशन को देखना, होल कंपनी का या होल, उन्होंने और करके दोनों बातें बोल दी क्योंकि वहां पे वर्ड जनरल मैनेजर लिखा था। लैंग्वेज को समझो, जनरल मैनेजर में दोनों आ गए, इसलिए उन्होंने क्या लिखा, जनरल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो पूरा बिजनेस है या फिर सिर्फ एक डिवीजन, और लिखा है एंड नहीं लिखा। ठीक है, अगला पॉइंट, ये जिम्मेदार किसके लिए नहीं है, ओवरऑल डिसीजन मेकिंग के लिए नहीं है। ऊपर वाली बात को उल्टा कर दिया, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए नहीं है, और ना ही ये इनका कोई रोल है किसके अंदर, डेवलप करने में स्ट्रेटेजीज को। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स देखे। पहला पॉइंट क्या लिखा था, ये रिस्पॉन्सिबल सिर्फ किसके लिए है, अपने स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन के लिए, किसी और के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सेकंड पॉइंट, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्फेयर कन्फाइंड है, कहां तक। थर्ड पॉइंट, ये जिम्मेदार नहीं है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ना ही जिम्मेदार है डेवलप करने में स्ट्रेटेजीज को। मतलब पहला पैराग्राफ में जिम्मेदारियां ही लिखी है, जिम्मेदारी सिर्फ अपने डिवीजन की है। सेकंड पॉइंट कन्फाइंड है अपने डिवीजन स्फीयर तक। सेकंड पॉइंट किसके बारे में लिखा है, जिम्मेदार किसके लिए नहीं है, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल स्ट्रेटेजी, और सेकंड पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजीज, ना तो स्ट्रेटेजी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना ही ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन फिर भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, सॉरी, ये फंक्शनल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये वही फंक्शनल लेवल है जो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करता है, किसके साथ में, ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स के साथ में। तुम लोग 12th में पढ़ते थे, फंक्शनल लेवल या लोअर लेवल ही होता है जो कस्टमर के साथ में डे टू डे बेसिस पे बात करता है। याद आया कुछ, हम लोगों ने देखा था लोअर लेवल जो है कस्टमर से डायरेक्टली बात करता है। तो कस्टमर की टेस्ट और प्रेफरेंस जो है वो कौन बताएगा टॉप मैनेजमेंट को, फंक्शनल लेवल। तो ये हेल्प करता है जर्नल मैनेजर्स की प्लानिंग करने में। प्लानिंग में डायरेक्ट रोल नहीं है पर उनकी क्या कर देता है, हेल्प कर देता है। फंक्शनल मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है किसके लिए, फॉर द जनरल मैनेजर्स टू फॉर्मुलेट रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रेटेजी। रियलिस्टिक और अटेनेबल स्ट्रेटेजी वो बना पाते हैं, ऐसा क्यों, बिकॉज दे आर क्लोजर टू द कस्टमर्स। इतना सा पैराग्राफ है हमारा बस। क्लियर है बात? अभी तक मैं जितना भी चैप्टर पढ़ा है दिमाग में गया है? तो हम लोगों ने क्या क्या बात बोली, अभी लास्ट की बात फिर से देख लेते हैं। फंक्शनल मैनेजमेंट का फिर काम है क्या, इनका काम है प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन टू द कॉर्पोरेट लेवल और बिजनेस लेवल जनरल मैनेजर्स, ताकि वो क्या कर सके, अटेनेबल। अटेनेबल का मतलब है जो अचीव हो सकता है। इकोनॉमिक्स में वर्ड पढ़ते थे अटेन करना, अटेन का मतलब क्या होता है, जो अचीव
हो सकता है, रियलिस्टिक और अटेनेबल स्ट्रेटेजीज बना सके। क्यों? क्योंकि ये क्लोजर है किसको लेकर? कस्टमर्स को। क्लियर है? तो फंक्शनल लेवल क्या प्रोवाइड करवा रहा था? ईआईएस की ओल्ड बुक चलेगी या नई बुक चलेगी? अरे तो पहले एसएम तो पढ़ लो हेमंत, ईआईएस आने में ना काफी टाइम है। ओल्ड चलेगी हेमंत, चलेगी ओल्ड बुक। अभी वाले जो नवंबर साल तक के बच्चे के थे ना, मृदुल, ओल्ड बुक चलेगी। मई 2022 ऑनवर्ड लिखा हुआ है अपने पास स्टडी मटेरियल के लिए। तो जो बुक मई 2022 के पेपर में यूज हुई थी वो बुक हम पढ़ सकते हैं। हाँ कोमल, मैं आज फिर से बात करती हूँ ऐप पे नोट्स अपलोड होने के लिए। मृदुल समझा रहे हैं 4th पॉइंट। अब सुनो बात को, हमने क्या बोला है इसमें? फंक्शनल लेवल 4th पॉइंट हमने क्या लिखा है? नेवरदलेस का मतलब होता है ना ही इनका कोई मेजर रोल है डेवलपमेंट करने में स्ट्रेटेजी अपने एरिया के अंदर। इनका काम सिर्फ स्ट्रेटेजी को पूरा करना होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कौन सेट करता है? दे आर सेट बाय कॉर्पोरेट और जनरल मैनेजर्स। क्लियर है मृदुल? अब सुनते हैं अगला। हमने अभी तक में क्या पढ़ा? फंक्शनल लेवल मैनेजर का काम क्या है? रिस्पॉन्सिबल कहां तक है ये लोग? स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन के लिए स्फेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कन्फाइंड है ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी में। लेकिन जहां देखा जाए जनरल मैनेजर्स जो है वो या तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर एक डिवीजन के लिए प्लान कर रहे हैं। फंक्शनल लेवल मैनेजर्स जो हैं बेसिकली ना ही जिम्मेदार है ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए और ना ही ये किसके लिए जिम्मेदार हैं? स्ट्रेटेजिक रोल है कोई भी स्ट्रेटेजी बनाने के अंदर। फंक्शनल लेवल मैनेजर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जनरल मैनेजर्स को ताकि वो अटेनेबल और रियलिस्टिक गोल बना सके, बिकॉज दे आर क्लोजर टू द कस्टमर। जिसे मार्क करना था मार्क कर लिया? पक्का? रीड करो क्या लिखा है। हाँ पढ़ लो एक बार, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। जब किसी की बुक तुम्हारे पास हो ना, उसमें मार्क कर दिया करो कहां से कहां तक पढ़ना है। थोड़ी समाज सेवा करना सीखो। ऐसे मार्क मत कर, या तो जो सर्कल बनाए थे वो मार्क कर दिया करो। कीवर्ड्स और कहां से लेके कहां तक ऐसे पैराग्राफ बना दिया करो। थोड़ी समाज सेवा भी करा करो। ये तुमने किसकी कॉपी खोल रखी है? बुक में जो कीवर्ड्स में सर्कल कराती हूँ ना, जिन बच्चों के पास बुक है वो बच्चे बुक में सर्कल करेंगे ही नहीं, कि पेपर में यही वर्ड्स लिखने हैं, बाकी तो पैराग्राफ बन जाएगा। लैंग्वेज सेम लिखी है नोट्स में, और जो बुक पॉइंट्स में यहाँ पे सर्कल कराती हूँ वहां पे हाईलाइट हो रखे हैं। नहीं करवा रखा तो तुम कर लो। पॉइंट्स में लिखे हुए वहां पे मैंने सारी बातें। याद रखना जहां पॉइंट है यू हैव टू राइट पैराग्राफ साइड में। मैंने बताई थी ये बात कि साइड में पैराग्राफ लिख लेना। वो पॉइंट्स में इसलिए रखा है ताकि बातें टूटी भी जल्दी याद होती है। पैराग्राफ में बातों को ढूंढना पड़ता है लोन क्या करना है। क्लियर है? क्लास में किसी को भी लगे वे ऑफ टीचिंग नहीं याद हो रहा, नहीं समझ में आ रहा, बता देना। तुम्हारे फेसेस देख देख के एक टाइम तक ही गैस कर सकती हूँ मैं। पैरा लिखना है
जो फॉर्मेट बुक में दे रखा है हमें वही फॉर्मेट लिखना है, इस बात का ध्यान रखना। नोट्स में सिर्फ सहूलियत की पर्पस के साथ में हमने तुम लोगों को पॉइंट्स में तोड़ तोड़ के दिया है, क्योंकि पॉइंट्स की बातें जल्दी याद होती है। पैराग्राफ ना देख के ही बच्चों को थोड़ा ऐसे एंजाइटी लेवल हो जाता है कि मतलब ये क्या लिखा हुआ है इसमें। एग्जाम में भी तो फायदा है, नोट्स में दे रहे हो, सेंस मिल जाएगा। वो समझना क्यों है तुमने क्या लिखा है? उसने कौन सा समझ के पीएचडी करनी है? उसे तो सिर्फ ये देखना है सही लिखा है गलत लिखा है। उसके लिए जो आंसर की वही सत्य है, जो आंसर की के बाहर लिखा है वो उसको नहीं पता। अब एक वर्ड लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट को मुझे कौन समझाएगा? ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब एक स्टेटमेंट मैं बोलती हूं और स्टेटमेंट है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज applicable to only profit making entities। ये बोल क्या रहा है, कौन बता रहा है? हाँ जी, लेमन शर्ट में, टी शर्ट में। ये तुमने लेमन नहीं पहना, लेमन कलर पहना है यहाँ से थर्ड बेंच में। हाँ जी, फॉल्स क्यों? बैठो, तुम क्या कह रहे थे पीछे बताओ? तुमने ही हाथ खड़ा किया था ना बताने के लिए, तुम्हारे साथ वाले ने। ओके निश्चय। यहाँ पे ओनली लिख के इन्होंने गड़बड़ कर दी। ओनली से मतलब क्या हो गया कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कर बनाने वाली एंटिटीज, जो प्रॉफिट अर्न कर रही है सिर्फ वही एंटिटीज पर ही क्या एप्लीकेबल है? एसएम तो सब पर एप्लीकेबल। एक बात बताओ, फाइनेंस सबको चाहिए पैसा, इस पैसे को यूज कैसे करेंगे उसको लेकर स्ट्रेटेजी सारे बनाते हैं, इसका मतलब सब पर एप्लीकेबल है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को क्या फंड्स नहीं मिलते हैं? या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर प्लानिंग नहीं होती? होती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम बहुत प्लानिंग के साथ होता है, हंसने की बात नहीं है, सच है ये। ठीक है। क्या गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं होती? होती है। वहां पे भी चीजों को प्लान किया जाता है कि मिड डे मील कैसे करना है, क्या करना है, आज क्या बनेगा, कल क्या बनेगा, बच्चों को कितना पढ़ाना है, सब प्लान होता है। इम्प्लीमेंट की बात नहीं कर रही मैं, प्लान होता है नहीं होता। और इम्प्लीमेंट भी 50-60% तो होता ही है। नहीं इतना तो होता है, ऐसे नहीं बोल सकते। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स काफी बड़े लेवल पे है, वरना तुमने अगर पीएचसी वगैरह देखी हो तो वहां पे भी चीजें बहुत अच्छे से रहती है। पीएचसी पता है क्या होती है? प्राइमरी हेल्थ केयर, पीएचसी, प्राथमिक सेवा केंद्र। हिंदी अच्छी है ऐसे मेरी। ये मैंने पढ़ा हुआ है जगह जगह, पीएचसी नीचे लिखा होता है प्राथमिक सेवा केंद्र। ओके, तो यहाँ पे भी प्लानिंग होती है, ऐसी बात ये नहीं हो रही है। यहाँ पे भी चीजों को लोग प्लान कर रहे हैं, फंड्स को कैसे मैनेज करना है, हर एक चीज के बारे में सोचा जा रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज ही ये काम कर रही है ऐसा कोई जरूरी? जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज है वहां पर भी काम करते हैं, इनका भी एक विजन है। हेल्थ केयर सेक्टर का भी विजन है कि हमें ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स ठीक करना है। इवन यू वोंट बिलीव, यहाँ पे काम बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, इनको डेली बेसिस पे रिपोर्ट करने होते हैं।
कि आज कौन से किस टाइप के कितने पेशेंट्स आए हैं, डेली बेसिस पे इनके ओपीडी की स्लिप्स अपलोड होती हैं, इनका भी डेली बेसिस से बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से सिनेरियो चलता है, कौन कौन सी स्कीम्स कितनी एप्लीकेबल हो रही है, कितनी एप्लीकेबल नहीं हो रही है, कौन सी स्कीम के थ्रू कितना बेनिफिट लोगों को मिला है, कितना नहीं, एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड नाउअडेज। तो जब से कंप्यूटर इन्वॉल्व हो गया तब से तो चीजें को करनी पड़ती है, ऑप्शन ही नहीं बचा, फिर डायरेक्ट रिपोर्टिंग हो रही है हर काम की। तो आज के टाइम पे देखा जाए तो हर एक चीज की प्लानिंग भी हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, इनका भी एक विजन होता है, इनका भी ऑब्जेक्टिव होता है। ज्यादा बड़े लेवल पे आप बात करें, बीइंग ह्यूमन हो गया, सेल्फ केयर हो गए, एनजीओज हो गए, ओल्ड एज होम हो गए, यहाँ पर भी हर तरीके से होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़े थे, तो इन सभी चीजों के अंदर तो तुम लोगों की प्लानिंग हो रही है। तो अपना आंसर की लैंग्वेज देखते हैं क्या लिखा है, अपना बेसिक पर्पस तो हम समझ गए है ना। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होता है, बच्चे ने बोला है ऐसा ऑनलाइन, केंद्र में सेंटर ही होता होगा। हाँ, तो सब बच्चों के व्यूज काफी ठीक थे इस बात के बारे में। इसका आंसर हम लोग यहाँ से प्रिपेयर बाद में करेंगे, पहले हम लोग एक बैक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ और क्वेश्चन 4 को रीड करो। इन्होंने ये बोला है हेल्प बडी, ऐसे नाम डाल दिया कुछ भी, एक एनपीओ है, मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है पुअर को एट अफोर्डेबल कॉस्ट, गवर्नमेंट के ग्रांट्स और डोनेशन पर डिपेंडेंट है, मतलब इनका पैसा कहां से आता है, फंड्स गवर्नमेंट से। मयंक जो ऑर्गेनाइजेशन को रन करता है बिलीव करता है इन टेकिंग द थिंग्स एज दे कम एंड विल चेंज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट स्टेट। ये तो अलग क्वेश्चन कर दिया मैंने, तो कॉर्पोरेट लेवल की बात आ गई क्योंकि उसे ऑपरेट कर रहा है। चलो कोई क्वेश्चन गलत दिखा दिया, क्वेश्चन का सीक्वेंस चेंज हो गई लगता है। हाँ ये रहा अपना, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 12, ये याद करना है तुम्हें, आंसर यही होगा हमारा। ये आज तक सजेस्टेड आंसर्स यही होता है, हालांकि बुक में भी बात लिखी हुई है मेन चैप्टर के अंदर, वो कहाँ लिखा है वो मैं तुम लोगों को दिखा दूंगी, ठीक है। हाउ कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज यूजफुल इन गवर्नमेंट एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस डिस्कस, किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट यूजफुल है गवर्नमेंट और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में, इस बात को डिस्कस किया जाए। ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके से क्लासिफाई की जाती है, या तो कमर्शियल या नॉन कमर्शियल। कमर्शियल मतलब जो क्या कमा रही हैं, प्रॉफिट। कमर्शियल हम उनको बोलते हैं जिनका प्रॉफिट मेकिंग पर्पस है। नॉन कमर्शियल जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग होती है। तो इन्होंने क्या बोला, हमें बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोला, ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके की होती है, या तो प्रॉफिट मेकिंग या नॉन प्रॉफिट मेकिंग, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट दे। इंटरेस्ट का मतलब प्रॉफिट कमाना है या प्रॉफिट नहीं कमाना। टिपिकली देखा जाए तो गवर्नमेंट और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये दो नाम इसलिए आए क्योंकि ये दो नाम क्वेश्चन में लिखे हुए हैं। टिपिकली देखा जाए तो गवर्नमेंट और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करती है बिना कमर्शियल ऑब्जेक्टिव के, मतलब नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज हैं। अभी तक मैं कोई बड़ी बात नहीं बोली, एक ही बात तो दोबारा घुमा दिया, तीसरी लाइन भी वही लिखी घुमा के, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट ही मेन एम है। अगर बुक में आंसर ऐसे लिखा है तो तुम लिख सकते हो, एक ही बात को अलग अलग लैंग्वेज में लिख सकते हो अगर बुक में ऐसे लिखा हुआ है, तुम खुद से मत लिखना लेकिन कभी।
क्या बोला? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट अर्न करना ही क्या होता है? वी कैन फाइंड मैनी, हमारे आसपास हमें बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मिलती हैं विच डू नॉट हैव कमर्शियल ऑब्जेक्टिव, जिनका कोई कमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं है क्या करने का? प्रॉफिट कमाने का। ये कौन सी होती है? सोशल, चैरिटेबल और एजुकेशनल। की मेन बात तो अभी तक लिख के नहीं दी। कंपनीज कितने टाइप की होती है? 2, कमर्शियल और कौन से बेसिस पे डिवाइड करोगे? द एम दे हैव। कमर्शियल वाली कौन सी होती है? जिनका प्रॉफिट ही मेन एम है। और गवर्नमेंट और नॉन मेडिकल, मेडिकल वाली कौन सी होती है? जो बिना किसी न... हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन कमर्शियल पर्पस के साथ आती है, वो कौन सी होती है? सोशल, चैरिटेबल और... अब देखो अगली लाइन क्या लिखी है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, जो एसएम का प्रोसेस है, प्रोसेस तुमने डेफिनेशन में पढ़ लिया। क्या प्रोसेस था? पहले क्या बनेगा, फिर क्या था? ठीक है, ये इफेक्टिवली यूज होता है बाय काउंटलेस नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। एसएम का जो प्रोसेस हमने देखा है, ये प्रोसेस बहुत सारी नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज भी यूज करती है। क्यों? बहुत सारे एरियाज में जो तुम्हारी नॉन प्रॉफिट मेकिंग गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, इसने आउट परफॉर्म कर रखा है प्राइवेट फर्म्स को। आउट परफॉर्म का मतलब लास्ट क्लास में बताया था, पीछे छोड़ रखा है। एग्जाम्पल दे सकते हो? वो सेक्टर्स बताओ जहां पर, या वो कंपनीज का नाम बताओ जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं और जहां पे उन्होंने प्राइवेट कंपनी से बेटर फंक्शंस या बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करवाई है। ट्रांसपोर्ट, अभी किसी ने बोला है ना, आईआरसीटीसी, इंडियन रेलवेज, आईआरसीटीसी। तुम्हारे पास लो फ्लोर बसेस चलती है, बीआरटीएस। और मोनोपोली है, लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर आ भी जाए तो भी गवर्नमेंट जितने लो रेट्स पे ट्रेन चलाती है उतना नहीं करवा पाएगा। और बताओ, एलआईसी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। माना एलआईसी के कुछ शेयर्स बेचे हैं, पूरी कंपनी थोड़ी बेच दी है, अभी तो गवर्नमेंट के हाथों में ही है ना, कुछ बेचा है। तो ऐसे बहुत सारी हमारे पास में नॉन प्रॉफिट और गवर्नमेंट फर्म्स हैं। इंडियन ऑयल, अब धीरे धीरे सबको याद आएगी, सेल हो गई, भेल हो गई, एनटीपीसी हो गई, है ना। तो हमारे पास में बहुत सारे ऐसी जगह है जहां पे हमने देखा है गवर्नमेंट कंपनीज आउट परफॉर्म कर रही है किसको? प्राइवेट फर्म्स को। वो इनोवेशंस कर रही है, मोटिवेशन दे रही है, प्रोडक्टिविटी कर रही है और एचआर भी बहुत अच्छा कर रही है। तो हमने 2 पैराग्राफ से प्रिपेयर कर लिए। पहला पैराग्राफ क्या लिखा था? कंपनी 2 तरह की, कमर्शियल और कमर्शियल। नॉन कमर्शियल ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट दे है। गवर्नमेंट और मेडिकल कंपनीज होती है नॉन कमर्शियल। कमर्शियल वो जिनका मेन एम क्या है? प्रॉफिट ही कमाना है। हमारे आसपास बहुत सारी कंपनीज जिनका मेन एम प्रॉफिट कमाना, जिनका सोशल, चैरिटेबल और एजुकेशनल पर्पस है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस काउंटलेसली कंपनीज यूज कर रही है, जहां पे हमारे पास में गवर्नमेंट और एनपीओ कंपनीज आउट परफॉर्म कर रही है, पीछे छोड़ रही है प्राइवेट फर्म्स को। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लास्ट पैराग्राफ में इन्होंने हमें लिख के दे रखा है, कंपेयर टू, अगर कंपेयर किया जाए प्रॉफिट मेकिंग फर्म के साथ में, तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग और गवर्नमेंट फर्म्स फंक्शन करती है एज अ इंडियन रेलवेज, और प्रोड्यूस कर रही है प्रोडक्ट या प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज जो ऑफर करते हैं लिटिल और नो मेजरेबिलिटी ऑफ, मतलब जिनका परफॉर्मेंस के नाम पर या तौर पर आप मुकाबला किसी से, लैंग्वेज समझे। इन्होंने बोला है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के कंपैरिजन में देखा जाए तो हमारे पास में बहुत सारे नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज ऐसी हैं जो मोनोपोली में काम करती है, प्रोडक्ट्स बना रही है, सर्विसेज बना रही है, और उनकी जो सर्विसेज हैं उनका दूसरों के साथ में कोई भी मुकाबला, लिटिल और नो मेजरेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, आप परफॉर्मेंस को कंपेयर या मेजर नहीं कर सकते, और ये टोटली डिपेंडेंट है आउटसाइड फाइनेंस पे।
तो इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक्सीलेंट व्हीकल है डेवलप करने में, फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने में, फॉर डेवलपिंग। क्लियर है पॉइंट? तो लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है? एज कंपेयर टू नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किस में काम कर रही हैं? मोनोपोली में प्रोडक्ट्स बना रही है, सर्विसेज बना रही है, जिसका आप बिल्कुल भी कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। ये सब कंप्लीटली किस पे डिपेंडेंट है? आउटसाइड फंड्स पे। और आउटसाइड फंड्स के लिए एसएम तो इनको अप्लाई करना पड़ेगा ही। तो 3 पैराग्राफ में बात खत्म कर दी। क्लियर है? अब देखो ये 3 पैराग्राफ हमें बुक में दे रखे हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं दे रखे हैं। लाइट आ जाएगी? ये तो खुशी मनाओ फिर तुम लोग कि एसी चालू है। प्रोजेक्टर का क्या है? पता नहीं क्लास ही प्रॉपर रिकॉर्ड होगी नहीं होगी। हाँ, लास्ट बेंच गेट खोलो। प्रोजेक्टर शायद ऑन करना पड़ेगा। स्टार्ट का बटन होगा ऊपर। अरे यहाँ से भी हो जाती है। इतनी मेहनत करेगा, रिमोट लेने आएगा, खड़ा होकर सीधा ही कर देगा ना। लो, ऑनलाइन बच्चे करे, लाइट तो काफी जल्दी आ गई। तो क्या इच्छा थी तुम्हारी? क्लास तो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली, अभी भी लाइट ना आती। भाई इसी से कर फिर। बुला के लाओ भी पंकज भैया को नीचे से जल्दी से। तब तक सब बच्चे एक काम करो, चैप्टर के अंदर जहां टॉपिक दे रखा है, नोट्स तो तुम्हें इतना ही मिलेगा, टू द पॉइंट आंसर है वहां पे। तो चैप्टर में जहां टॉपिक की स्टार्टिंग है ना, वहां पे इस चीज को रीड करो, वरना ये पूरा टॉपिक एक बार घर से रीड करके आ जाए तो सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये चैप्टर ओवर। इसके अंदर तुम्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये बातें लिखी हुई होंगी है ना, एक बार रीड करके देखना इसमें क्या कंटेंट लिखा है। इसमें सिर्फ बताया हुआ है हमारे पास कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, क्या क्या फलाना फलाना फालतू की बात है। अपना आंसर उतना ही था। हाँ, बिजनेस पॉलिसी की डेफिनेशन, अच्छा तुमने याद दिला दिया। देखो ये बिजनेस पॉलिसी की डेफिनेशन क्या थी, मेरे यहाँ तो स्क्रीन में खुल ही नहीं रहा कुछ। दिखाओ बुक दो एक जना। अरे यार, मैं या तो इसमें ओपन करती हूँ। ऑनलाइन क्लास तुम्हें दिख भी रहा है कुछ स्क्रीन पे? इनका तो प्रोजेक्टर चल रहा है, क्योंकि तुम्हारा ही नहीं चल रहा। कर एक बार इसी से भी कोशिश कर। वहां तो गया, मॉनिटर पे कुछ नहीं आ रहा। भैया मॉनिटर का तो उड़ गया सारा। और ये रिकॉर्ड हो तो गया ना, बीच में बंद हो गया था सारा सिस्टम। पूरा सिस्टम रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ? रिकॉर्डिंग और फिर से करवाओगे ना? पेज नंबर 3 पे आओ, पैराग्राफ नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ पैराग्राफ में देखो, पेज नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 4।
बिजनेस पॉलिसी की डेफिनेशन दे रखी है सिर्फ एक, स्टडी ऑफ फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, द क्रूशियल प्रॉब्लम that affect the success of the total enterprise and decision that determine the direction of organization and shape its future. देखिए सबको डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को सिर्फ एमसीक्यू के पर्पस के लिए याद रखना, आज तक कहीं पेपर में पूछी नहीं गई है, सिर्फ एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना है इसको। अब हमारा चैप्टर हुआ फिनिश, तुम्हारे पास होमवर्क है, लास्ट वाले टॉपिक को तुम्हें रीड करके आना है और बैक क्वेश्चंस को देखकर आ जाना। पूरा दिन पढ़े आराम से हो सकता है काम, तो है ना। बैक क्वेश्चंस तो बुक से ही पढ़ोगे, बाकी नोट्स में से। हमारे पास ना 2 या 3 बैक क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो बैक क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आई बात? उन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू वाली चीजों को देख लेना। रिकॉर्डिंग हो गई ना पूरी? ओके चलो, बाय बाय एवरीवन।